हेलो बच्चों, वेलकम टू डाउट नेट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका मास्टर टीचर कामेश कुमार जांगेड़ और स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का डाउट नेट की इस अमेजिंग क्लास में, जहां पर बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहां पर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। उम्मीद है आप सभी बच्चों को आज का ये लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा बच्चा। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आज बच्चों हम इस चैप्टर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। तो आपको बच्चों अच्छे से शुरुआत से ही अच्छे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर अच्छे से बेटा वीडियोस देखने हैं, लेक्चर देखना है बच्चों। कहीं पर कोई भी परेशानी आए बेझिझक कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? एक एक बात, एक एक चर्चा, एक एक परिचर्चा को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके जी बच्चों, क्लियर? बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं। आइए जरा उनके बारे में बात कर लें। तो बच्चों बात ऐसी है, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है जो पढ़ लिया है बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा एक बेसिक परिचय कि तत्व होते क्या हैं, तत्वों को वर्गीकृत हम क्यों कर रहे हैं और किस प्रकार से आवर्त सारणी का विकास हुआ। ये सारे पहलू हमने अच्छे से देखे। क्लियर है? जितने भी वैज्ञानिक आए जिन्होंने वर्गीकरण में योगदान दिया, उन सबके बारे में बच्चों हमने एक एक करके अच्छे से डिस्कशन किया, एक एक के बारे में अच्छे से बताया कि इनमें क्या विशेषताएं थी, इनकी क्या कमियां थी। ओके, एक एक पॉइंट हमने अच्छे से क्लियर किया बच्चों। और देन फिर उसके बाद हमने बात किया था आवर्तिता, पीरियोडिसिटी, कि तत्व होते क्या है, मतलब आवर्तिता होता क्या है, कि एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात क्या होता है, गुणों में पुनरावृत्ति होती है, इसे ही कहा जाता है आवर्तिता। क्या ये पॉइंट क्लियर हो चुका था बच्चा? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका था? और आवर्त सारणी को किस तरीके से याद किया जाता था वो पॉइंट भी हमने अच्छे से देखा था। क्या ट्रिक्स होती है आवर्त सारणी की? उम्मीद है आप सभी बच्चों को अच्छे से आवर्त सारणी याद हुई होगी, आपने अच्छे से उसको बेटा लिख करके बार-बार लिख करके अच्छे से याद किया होगा। बच्चों लेक्चर देखने के साथ-साथ अगर जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे बच्चा, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं फील करवा सकता आपको। ओके, क्लियर है? तो आपको लेक्चर देखना है, साथ में प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करनी है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो आज के लेक्चर में हम और क्या बातें हैं जो समझेंगे अच्छे से इस चैप्टर के अंदर, जिससे कि ये चैप्टर हमें और अच्छे तरीके से समझ में आ सके बच्चों। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि जो आवर्त सारणी होती है उसमें जो क्षैतिज रेखाएं होती है जिन्हें आवर्त कहा जाता है, कैसे पता लगाएंगे कौन सा तत्व किस आवर्त से संबंधित है, कैसे पता लगाएंगे उसका वर्ग कौन सा है, कैसे पता चलेगा उसका ब्लॉक कौन सा है और कैसे पता चलेगा उसका परमाणु क्रमांक क्या है। ओके, तो ये सारी बातें यदि आपको पता लग जाएगी तो आप आवर्त सारणी के अंदर एक एक बात अच्छे से क्लियर कर सकते हैं बच्चों। ओके, और फिर हम इसके अंदर बचे हुए टाइम में ये पढ़ेंगे कि 100 से अधिक जिस तत्व का परमाणु क्रमांक है उसको आईयूपीएसी के द्वारा किस प्रकार से नाम दिया जाता है बच्चों, उनके बारे में बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, सारी बातें आप अच्छे से देख सके और समझ सके बच्चों। तो चलिए बेटा बात करते हैं यहाँ पर आज के इस बहुत ही शानदार टॉपिक के बारे में। तो आइए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आवर्तों का वर्गीकरण। जो हमने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने जो पढ़ा है, उसमें आवर्तों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया गया है, मतलब आवर्तों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। ओके, ताकि आप अच्छे से पता लगा सके कि हाँ ये पहला आवर्त है, इसमें इतने तत्व है, ये दूसरा आवर्त है, इसमें इतने तत्व है, ये तीसरा आवर्त है, इसमें इतने तत्व है, और इनके कुछ नाम भी होते हैं, जिससे कि सारी बातें हम अच्छे से बखूबी पता लगा सके बच्चों। तो यहाँ पर बात करें आवर्तों के वर्गीकरण के बारे में, आवर्तों के वर्गीकरण के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, यहाँ पर हम बात करेंगे आवर्त को बच्चों एन से डिनोट किया जाता है। ओके, और उसमें बच्चों यहाँ पर कौन कौन से तत्व होते हैं बेटा, यहाँ पर उसमें हम लिखेंगे तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों की संख्या कितनी है, और उन तत्वों की संख्या के आधार पर उस आवर्त का नाम क्या है, आवर्त का नाम। ठीक है जी। ओके, यहाँ पर आपको ये सारी बातें समझनी है और क्लियर करनी है। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चा यहाँ पर पहला आवर्त, तो पहला आवर्त स्टार्ट होता है बेटा हाइड्रोजन से और जाता है हीलियम तक। ओके, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो टोटल तत्व कितने आए बच्चा इसमें? 2। तो इस हिसाब से आवर्त कितना छोटा है, बहुत छोटा है, इसमें तो 2 ही तत्व है, इसलिए इसे कहा जाता है अति लघु आवर्त। इसे कहा जाता है बच्चों अति लघु आवर्त, अति लघु आवर्त। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर है? जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती जाएगी उसका नाम बदलता जाएगा। ओके, यदि हम बात करें बच्चा यहाँ पर आवर्त संख्या 2, दूसरे आवर्त में बेटा पहला तत्व आता है लिथियम और लास्ट तत्व आता है बेटा नियोन। इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 10 है। तो 3 से लेकर 10 तक 3 4 5 6 7 8 9 10 8 तत्व इसमें आ चुके हैं। ओके, तो इसे कहा जाता है बच्चा अति हटा दो लघु आवर्त, लघु आवर्त। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बन जाएगा इसका लघु आवर्त। और अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे आवर्त की, जो शुरुआत होती है बेटा यहाँ पर सोडियम से और जाता कहाँ तक है बच्चों? आर्गन तक, आर्गन 18 तक। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 वापस 8 तत्व आ गए। ओके, तो इसे भी कहेंगे हम लघु आवर्त, इसे भी हम क्या कहेंगे बच्चों? लघु आवर्त कहेंगे। साथ के साथ लेक्चर को देखते रहे और लिखते भी रहे बच्चों। अगला है बच्चा यहाँ पर आवर्त संख्या 4। आवर्त संख्या 4 की शुरुआत होती है बेटा पोटेशियम से, किससे? पोटेशियम से, और ये जाता है बच्चा क्रिप्टोन। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसका है 36। तो 19 से लेकर 36 तक, मतलब 18 के बाद 36 में जाएंगे कितने तत्व बचेंगे? 18 36 माइनस 18 18 तत्व। तो यहाँ पर 18 तत्व कुल होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों दीर्घ आवर्त, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या बढ़ चुके हैं? तत्व बढ़ चुके हैं, दीर्घ आवर्त इसे कहा जाता है। वर्ग संख्या 4 को क्लियर। अब आवर्त संख्या 4 को अगला है बच्चा आपका आवर्त संख्या 5। इसकी शुरुआत होती है बेटा रुबिडियम से, फिर 36 के बाद आता है 37, 37 से बच्चों ये जाता है जिनोन तक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चा 54। क्लियर? तो 54 माइनस 37 करोगे कितने आएंगे? 18। तो 18 इसमें कुल तत्व आते हैं, इसलिए इसे भी कहा जाता है बच्चा दीर्घ आवर्त। क्या कहा जाता है इसे? दीर्घ आवर्त इसे कहा जाता है। एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर आवर्त संख्या 6 के बारे में, क्लियर है जी? ओके, तो ध्यान रखिएगा, इधर आते थोड़ा छोटा होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है बच्चों। ओके, हाँ, अगर हम बात करें यहाँ पर आवर्त संख्या 6, इसमें आता है बच्चा सीजियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 55, और ये जाता है बच्चों कहाँ तक? रेडोन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 86। इस हिसाब से बच्चों 86 माइनस अगर आप 54 करेंगे बच्चा तो आ जाएगा 32। तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसे कहा जाता है अति दीर्घ आवर्त। ठीक है, यहाँ पर या तो इसे दीर्घतम बोल दो, दीर्घतम आवर्त, दीर्घतम आवर्त या अति दीर्घ आवर्त इसे कहा जाता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें आवर्त संख्या 7, आवर्त संख्या 7 की शुरुआत होती है बच्चा यहाँ पर आ जाता है फ्रांजियम Fr, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 87। ओके, और यहाँ से ये जाता है बेटा ओजी। अभी तो हमें पता चल चुका है ओजी कौन है? ओगनेसन 118 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसमें भी तत्वों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 32 होती है, और इसे अब वर्तमान समय में पहले अपूर्ण कहा जाता था, अब इसे कहा जाता है पूर्ण आवर्त। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुके हैं बच्चा? यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं ये आवर्त। इसमें तत्व कौन कौन से? इसमें तत्वों की संख्या क्या है और इन तत्वों इस आवर्त का नाम क्या है? पहले वाले को कहा जाता है अति लघु आवर्त, दूसरे वाले को लघु आवर्त, तीसरे को लघु, यहाँ पर अगले वाले को दीर्घतम आवर्त और पूर्ण आवर्त। क्या मेरी बात समझ में आई? तो टोटल 7 आवर्त होते हैं बच्चों आवर्त सारणी के अंदर, जिनके बारे में हमने एक एक बात को अच्छे से क्लियर किया और क्रिस्टल क्लियर किया। कहीं पर आपको लगता है कि अगर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, बेझिझक बेटा कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या आवर्तों का वर्गीकरण आपको क्लियर हो गया माइंड में कि अच्छा यहाँ पर ये पंगा है, इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्लियर बच्चा? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अब हम बात करेंगे आवर्तों के बाद वर्गों के बारे में, वर्गों का वर्गीकरण।
वर्गों का वर्गीकरण, वर्गों का वर्गीकरण। हाँ जी, अब देखो ध्यान से यार, अगर हम बात करें तो हम कुछ वर्ग उठाना चाहेंगे बेटा, जैसे कि वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 2, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनके बारे में बात करेंगे। डी ब्लॉक को अलग से देख लेंगे। ओके, तो देखो ध्यान से बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ग 1, फर्स्ट ए या 1, ओके, तो वर्ग संख्या 1 या 1, इसके अंदर बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर जो तत्व आते हैं बेटा, वो आता है हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांजियम आता है। इसमें ये तत्व आते हैं। ओके, क्लियर बच्चों। और जैसे कि देखो ध्यान से, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चा NS1। NS1 का मतलब ये है कि अगर मान लो जैसे कि मैंने इसमें से ले लिया बेटा लिथियम ले लिया, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो जैसे कि देखो पहले हाइड्रोजन लेते हैं, 3 तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, हर एक वर्ग में से 3 तत्व हम उठाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे कि देखो ध्यान से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। ओके, जैसे कि देखो ध्यान से इसमें लिथियम आता है, 3 नंबर पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s1। आता होगा बच्चों आपको, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने अच्छे से, क्लियर बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो ना ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 1s1 S1, यहाँ देखो बेटा 2s1, यहाँ देखो 3s1। क्या सबके बाइतम कोश में बेटा S कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो समान ही है, बस केवल क्या बदल रहा है, N बदल रहा है, N ये कोश, ये 1 यहाँ 2 यहाँ 3, क्या ये बदल रहा है बच्चा? क्या यहाँ पर कोश बदल रहा है बेटा, 1s यहाँ पर 2s1 यहाँ पर 3s1, क्या ये बदल रहा है? बाकी तो सेम ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इनको देख सकते हैं। अगला देखो बच्चा वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 2, वर्ग संख्या 2 को 2 सेकंड ए भी कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा NS2। क्या होता है NS2। जैसे कि देखो ध्यान से, इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं बेटा, इसमें आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, क्लियर है। ओके, अगर मैं बात करूं इसमें जो तत्वों के बारे में, तो बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 1s2 2s2। 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 1s2 2s2, दो 1s में आ जाएंगे, दो 2s में आ जाएंगे। तो देखो ध्यान से, बाइतम कोश जो कि दूसरा है बेटा, बाइतम कोश जो लास्ट वाला सबसे बड़ा मान, यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 सबसे बड़ी संख्या बेटा, ये हो जाएगा बाइतम कोश। तो 1 2, तो यहाँ पर 2 बड़ा मान है बेटा, 2 बाइतम कोश हो गया मेरा, 2 इसमें 2 दूसरा कोश बाइतम कोश है यहाँ पर, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो NS2। N क्या है यहाँ पर, आवर्त को बताता है, ये कोश को बताता है बेटा, बाइतम कोश को बताता है। ओके, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 12, तो देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये 2s2 आया, यहाँ पे 3s2 आया, S तो समान ही रहा, बस केवल कोश बदल गए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखो जी बच्चों, यहाँ पर आगे देखो, अब देखो बेटा यहाँ पर आगे देखो, इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई जी। अब देखो ध्यान से यहाँ पर तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ग संख्या, अगर हम बात करें वर्ग संख्या 13, या मैं कहूँ बच्चा थर्ड ए, बोरोन परिवार, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं बेटा, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, ओके, और एक नियोनियम नया तत्व इसमें शामिल हुआ है। ओके, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चा NS2 NP1। N जहां पर बाइतम कोश है, N क्या है बच्चों, यहाँ पर ये बाइतम कोश, N यहाँ पे लिख देता हूं, N है बेटा बाइतम कोश, बाइतम कोश। क्या मेरी यह बात समझ में आ रही है बच्चा? अब देखो जी ध्यान से बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे कि बोरोन ले लिया, बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है 5, मतलब इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं से लिखूंगा 1s2 2s2 2p1। तो देखो ये 2s और 2p, यहाँ पर n का मान 2 है, यहाँ पर भी n का मान 2 है, तो NS2 NP1 आया कि नहीं आया, NS2 NP1 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जैसे कि देखो ध्यान से एल्यूमिनियम ले लो, ठीक है, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, तो यहाँ पर इसमें 13 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखो ध्यान, 2s2 2p1 3s2 3p1, मतलब बस केवल n का मान चेंज हुआ है, बाकी तो समान ही है। ये बन गया आपका तीसरा वर्ग। ओके, दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लो, वरना फिर कचरा हो जाएगा। हाँ, अब देखो ध्यान से वर्ग संख्या, वर्ग संख्या 14, जिसे बच्चों आप 4A के नाम से भी जानते हैं, कार्बन परिवार। इसमें कौन कौन से तत्व हैं, कहे, सीता जी, सुनो प्रभु, ओके, और नया तत्व इसमें Fl ऐड किया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर अगर मैं बात करूं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो यहाँ पर बेटा P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, NS2 NP2। देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने 1s2 2s2 2p2। P के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो 6 में हमें 2 ही तो चाहिए, तो यहाँ पर देखो 2s2 2p2 बन गया, तो NS2 NP2। अब देखो ध्यान से, सिलिकॉन उठा लो, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14, तो देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। क्या मेरी बात समझ में? तो देखो ध्यान से 3s2 3p2 बन गया, तो NS2 NP2 टाइप यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, ये बन गया आपके पास वर्ग संख्या 14। क्लियर हुआ? अब देखो जी ध्यान से बच्चों, यदि हम बात करें यहाँ पर वर्ग संख्या 15 के बारे में, तो देखो ध्यान से यहाँ पर वर्ग आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखने के बजाय उधर देखते हैं। हाँ, तो देखो ध्यान से बच्चा, ये बात भी हमें क्लियर हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चा अगला वर्ग, ठीक है, वर्ग, अगला वर्ग, वर्ग संख्या 15, या जिसे मैं बोल सकता हूँ बच्चा 5th ए। कौन सा परिवार? नाइट्रोजन परिवार। तो इसके अंदर तत्व कौन से होते हैं? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ओके, और यहाँ पर आ जाता है NC मॉस्कोवियम। क्लियर जी? अब देखो ध्यान से, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चा NS2 NP3, एक P के अंदर इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो देखो ध्यान से, अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं बच्चा, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ओके, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15, तो 1s2 2s2 2p3 2p6, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चा 3s2 और ये हो जाएगा 3p3। तो देखो ध्यान से, 15 इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे, तो 2s2 2p3, यहाँ 3s2 3p3, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 15 हो जाएंगे, काम खत्म, बिल्कुल खत्म। अब देखो जी ध्यान से बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16, जिसे बेटा क्या कहा जाता है? 6a भी कहा जाता है। इसमें कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, ओम शांति से टीपो, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाता है ओम शांति से टीपो, और फिर लास्ट में आ जाता है बेटा यहाँ पर लिवरमोरियम LV। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि यहाँ पर NS2 NP3 था, यहाँ पर NP4 आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एक एक कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो रहा होगा ना, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, 1s2 2s2 2p, 4 हो चुके बेटा, 4 हो चुके, 4 हो चुके बच्चा, क्लियर हुआ? ओके, हाँ जी, 4 हो चुके, 1s2 2s2 2p, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, कितने हो गए बच्चा? 4, और बचे हुए यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड कर दिए, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, इतनी बात हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, एक एक पॉइंट, एक एक बात बच्चों आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया बच्चा। इसके बाद देखो बेटा सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है बच्चा 16, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, कितना हो गया बच्चा? ये 1s2 2s2 2p6, ये कितने हो गए बच्चा? 10, 10 के बाद आ जाएगा बच्चा 3s2
और ये हो जाएगा 3p4। तो देखो ध्यान से यहाँ पर s के अंदर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए बच्चा 6, और यहाँ पर भी देखो 6 ns2 np4 ns2 np4 क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि आपको अच्छा ऐसे सोचना है। अब देखो ध्यान से अगला देख लेते हैं, वहां पे ज्यादा कचरा ना हो इसलिए हम अगला देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ग संख्या 7, सॉरी मतलब 7 नंबर वर्ग संख्या यहाँ पर बच्चों 17 या 7a, इसका मतलब है ns2 np, यहाँ पर बेटा 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा। ओके, अब देखो इसके अंदर तत्व कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ओके, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, और यहाँ पर आ जाता है बेटा टेनेंसीन ts। ओके, तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसका परमाणु क्रमांक 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा हमें, बोलो या नहीं, क्लियर? 1s2 2s2 2p 2 2 4 कितने भरने, 9 भरने ना, टोटल उदासीन है, तो 5 और बचे, p के अंदर 5 आ सकते हैं, 6 तक आ सकता है, तो 2s2 2p5 ns2 np5। ओके, और देखो ध्यान से यहाँ पर क्लोरीन वाला ले लो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गए 17। क्या मेरी बात समझ में? तो ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। अच्छा देखो ध्यान से यहाँ पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6। अगर कोई उससे पहले अकेली गैस आ रही हो तो सीधा उसी को उठा दो, तो यहाँ से 10 तक नियोन बन जाएगा, नियोन, और यहाँ पर आ जाएगा बाहर 3s2 3p5। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दो राय नहीं है, क्लियर बच्चा? नियोन, नियोन के बाद यहाँ पर ये बाइटम कोश आ गया, खत्म, ऐसे भी आप इनको लिख सकते हो। तो ये वर्ग संख्या मतलब ये वर्ग संख्या 17 हो गया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो बेटा यहाँ पर वर्ग संख्या 18 शून्य समूह। ओके, वर्ग संख्या 17 शून्य समूह। ओके, तो देखो ध्यान से बच्चों इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, यहाँ पर आता है बेटा हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा ओजी, ऑर्गेनिज्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक एक बात, एक एक पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो आप अच्छे से बखूबी इनको क्लियर कर लेंगे। तो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये हो जाएगा, तो जिसमें देखो ध्यान से यहाँ पर हीलियम। ओके, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा ns2 np6 ns2 np6। ओके, तो देखो ध्यान से हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 1s2। ओके, नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 1s2 2s2 2p6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हम इन सारी बातों को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, एम आई राइट? ओके, तो ये है बेटा बात यहाँ पर, और इस तरीके से आप वर्गों के बारे में भी बात कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये इनके बारे में कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए सबके बारे में। ओके, ज्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक आइडिया तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये कौन सा वर्ग है, ये कौन सा आवर्त है, क्लियर? अब देखो थोड़ा सा ब्लॉक के बारे में आइडिया लेते हैं, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, ब्लॉक का वर्गीकरण, ब्लॉक का वर्गीकरण। हाँ जी, वैसे तो हमें पता है ब्लॉक के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। एस ब्लॉक के तत्व, हाँ जी, कैसे हम पता लगाते हैं कि यार ये एस ब्लॉक में रहेगा, पी ब्लॉक में क्यों नहीं रहेगा बच्चों? इसके लिए देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पर ये मैंने वर्ग संख्या 1 बताया, एस ब्लॉक में आता है, क्यों? क्योंकि इसमें देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। वर्ग संख्या 2, इसके अंदर देखो वर्ग संख्या 2 ये रहा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गया, केवल एस लिखा हमने, ns1 ns2 लिखा, और देखो ध्यान से इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गया, np1 np2 np3 np4 np5 np6। ओके, np6 अष्टकी पूरा हो गया। तो बच्चों देखो ध्यान से इस ब्लॉक के तत्व किन्हें कहा जाता है? वे तत्व सर जी जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता हो या एस उपकोष में जाता हो, इस ब्लॉक का तत्व कहलाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो परिभाषा कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम एस कक्षक, ठीक है जी, बाह्यतम एस कक्षक में प्रवेश करे, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम एस कक्षक या उपकोष, एस उपकोष भी लिख सकते हो, एस उपकोष में प्रवेश करे, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? ओके, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ जी, एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा सर? एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इसमें चला जाए तो ns1, और अगर 2 आ जाए तो ns2, ns1 से लेकर 2 तक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, ठीक है? और इसमें कौन कौन से वर्ग, सम्मिलित वर्ग या शामिल किए गए, सम्मिलित वर्ग, एक है बेटा इसके अंदर फर्स्ट ए और एक है बेटा इसके अंदर सेकंड ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी बातें हम आगे पढ़ेंगे, इनको अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना सा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, ठीक है जी? अब देखो ध्यान से यहाँ पर थोड़ा इसको बोल्ड लुक देते हैं, ठीक है? एस ब्लॉक के तत्व। अब देखो ध्यान से यहाँ पर दूसरा हम बात करेंगे बच्चों, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। अगर हम बात करें पी ब्लॉक के तत्व, तो पी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा क्या हो जाएगी सर जी? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के पी कक्षक में या बाह्यतम उपकोश के बेटा बाह्यतम एस कक्षक में प्रवेश करे, बाह्यतम पी कक्षक में प्रवेश करे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी उपकोश, क्योंकि उपकोश के अंदर ही तो कक्षक होते हैं, पी उपकोश या पी कक्षक में प्रवेश करे, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? अब देखो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा देखो ध्यान से, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एस भर गया, फिर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ना स्टार्ट होगा 1 से लेकर 6 तक, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। जब 1 रहेगा तो 13 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बेटा 14 वर्ग, 3 रहेंगे तो 15 वर्ग, 16 6 4 रहेंगे तो 16 5 रहेगा तो 17, अगर 8 आ जाते हैं बे मतलब 6 बढ़ जाते हैं तो 8 हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें और 6 इसमें अष्टक पूरा आखिरी गैस, क्लियर बच्चों? शामिल किए गए वर्ग या सम्मिलित वर्ग, ठीक है? 13 से लेकर के 18। ओके, और देखो ध्यान से पी ब्लॉक के बारे में एक बात और बता दो बेटा, इसमें पी ब्लॉक में धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं एवं अक्रिय गैसें उपस्थित है, मतलब सब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सब है, धातुएं भी, अधातुएं भी, उपधातुएं भी, सब कुछ है पी ब्लॉक में।
धातुएं जो इलेक्ट्रॉन त्यागती है, उपधातुएं अधातुएं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और उपधातुएं जो धातु और अधातु दोनों के साथ गुणधर्मों में समानता दर्शाती है। कभी धातु के जैसा व्यवहार करती है, कभी अधातु के जैसा व्यवहार करती है, वो कहलाती है बच्चों उपधातुएं। और तरीके से आप जानते हैं, ओके, तो वो कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व। अब देखो ध्यान से आगे देखो, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। पहले मैं इसकी परिभाषा लिखा दूं फिर आपको समझाता हूं। ओके, तो बेटा देखो ध्यान से, डी ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा आप यही सोचेंगे कि वे तत्व जिनके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता हो या डी कोश में प्रवेश करता हो, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। लेकिन यहां हम बाह्यतम न बोल करके कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखो ध्यान से, पहले मैं लिखवा देता हूं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 कोश, n-1 कोश, अर्थात इसे कहा जाता है बेटा उपांतेय कोश, उपांतेय कोश। बाहर से एक अंदर वाला, अगर मान लो कुल कोश n है तो n से जस्ट पहले वाला n-1, समझाऊंगा मैं अच्छे से। ओके, n-1 कोश अर्थात उपांतेय कोश के डी कक्षक में प्रवेश करे या करता हो तो वे डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक एक बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए बच्चों ये नाभिक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है, डॉट 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 हम अनंत तक चले गए, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। ओके, मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे कोश हम दूर आ गए, ये मान लीजिए आपके पास nवा कोश, तो nवे से जस्ट पहले n-1 आएगा ना यार, और ये n-2 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अंदर बहुत सारे, अनंत से पहले एक जस्ट पहले, लेकिन n कोश है, n से जस्ट पहले वाला। तो सुनो ध्यान से, ये तो कहलाता है आपका कौन सा कोश? बाह्यतम कोश या संयोजी कोश या अंतिम कोश। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन उसके जस्ट अंदर वाला n-1 इसी को कहा जाता है बेटा उपांतेय कोश, और उससे जस्ट अंदर वाले n-2 इसे कहा जाता है बच्चों अंतः उपांतेय कोश। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक एक बात, एक एक पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो मैंने यही कहा कि ये है आपका नाभिक, नाभिक से बेटा जो बाह्यतम से जस्ट अंदर वाला जो कोश होता है n-1 वाला कोश, इस कोश के डी कक्षक में, इस कोश के डी कक्षक में या डी कोश में यदि इलेक्ट्रॉन प्रवेश करे तो वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। समझ आया? हाँ जी। तो देखो ध्यान से, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो ध्यान से, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों इनका थोड़ा अलग होता है ns, क्योंकि इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। 0 से लेकर के 2 तक s में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्लियर है? ओके, और फिर n-1 डी के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है जी। ये n और n से एक अंदर वाले में क्या है बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये है आपके पास डी ब्लॉक के तत्व। अच्छा देखो ध्यान से, डी ब्लॉक में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को शामिल किया गया है, क्लियर बच्चा? 3 से लेकर के जो 12 तक के जितने भी तत्व है वो डी ब्लॉक में आते हैं, क्लियर? अब देखो ध्यान से, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों ने ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ बच्चा? लेकिन इसमें अपवाद है, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर, ठीक है? लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर, जैसे भी तुम इनको याद रखो, जिंदगी कैडबरी होगी इनको छोड़कर, क्लियर बच्चों? ओके, इनको छोड़कर, क्योंकि इनका डी कक्षक पूरा भरा होता है, आयनिक अवस्था में भी और यहाँ पर उत्तेजित अवस्था में भी। देखो ध्यान से, क्या इतनी बात समझ में? ये आगे की बात है, बस अभी आपको इतना समझना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसके अलावा कहीं भी मिलेंगे आपको संक्रमण तत्व, केवल डी ब्लॉक में मिलेंगे, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, इनको छोड़ करके। क्लियर बच्चों? क्या मेरी बात समझ में? देखो ध्यान से, यहीं पे परिभाषा लिखवा देता हूं यार, संक्रमण तत्व वे तत्व जिनका आद्य अवस्था का मतलब होता है बेटा मूल अवस्था, आद्य अवस्था, मूल अवस्था एवं आयनिक अवस्था, मूल अवस्था या आयनिक अवस्था, मूल अवस्था एवं आयनिक अवस्था, आयनिक अवस्था, मूल अवस्था या कर लो यार, ठीक है ना? या तो इसमें या उसमें, या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में बेटा? तो ये है संक्रमण तत्वों की परिभाषा कि वे तत्व जिनका आद्य अवस्था अर्थात मूल अवस्था या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण है, खाली है, वो एक इलेक्ट्रॉन है, 2 डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10, कभी 10 नहीं होने चाहिए उसमें, 1 से लेकर 9 तक अगर है तो वो संक्रमण तत्व है, जैसे ही 10 हो जाएंगे वो संक्रमण तत्व नहीं रहेगा। ये इसकी परिभाषा है बच्चा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ओके, और जिंक, कैडमियम, मरकरी इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे आयनिक अवस्था में चाहे आद्य अवस्था में। ये हम बाद में पढ़ेंगे, जब डी वाई ब्लॉक वाला तत्व वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे इनके बारे में। क्या मेरी बात समझ में? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिखाता हूँ, यहाँ पर एक स्टेटमेंट में लिखता हूँ, सभी संक्रमण तत्व
डी ब्लॉक के तत्व हैं, परंतु सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। ये बात ध्यान रखना। किसको छोड़ करके? जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर। इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। इनको छोड़कर जितने भी तत्व हैं बच्चों, वो संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्वों की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्या मेरी ये बात समझ में आई बच्चा? क्या मेरा ये पॉइंट समझ में आया आपको जो मैंने आपको बताया? इन्हें भैया हम संक्रमण तत्व नहीं मानेंगे, इनके अलावा कोई भी तत्व हो वो संक्रमण तत्वों के अंदर आ जाएगा, ये नहीं आएंगे। क्लियर बच्चा? ओके, तो ये संक्रमण तत्वों के बारे में इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ध्यान से, डी ब्लॉक के लिए इतना आपके लिए काफी है। ओके, फिर बाकी आप आगे पढ़ना। अभी छोटी क्लास में, अभी इस चैप्टर में पढ़ लोगे तो आपको पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो इतना ही रहने दो। अब देखो ध्यान से बच्चा, इसके बाद आता है एफ ब्लॉक के तत्व। यहां पर बेटा जो n-2 मैंने बताया था ना, उसके f कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो देखो ध्यान से, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 n-2 कोश अर्थात n-2 कोश अर्थात अंतः उपांत्य कोश के f कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता हो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? n-2 कोश या अंतः उपांत्य कोश के एफ कक्षक में जाता है या एफ कोश में जाता है, वो कहलाते हैं बच्चा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, हाँ जी बच्चों, इतनी बात समझ में? इनका देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो एस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। जो डी होता है ना बेटा n-1 वाला, इसके अंदर डी के अंदर बेटा 0 और ज्यादा ज्यादा 1, बस 0 ज्यादा ज्यादा 1, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में नहीं आते हैं। और n-2 एफ के अंदर बेटा 1 से लेकर 14, पता है ना एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर एफ उपकोष के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ एफ उपकोष या एफ कक्षक भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बच्चा? तो ये है बेटा। अब सुनो यहाँ पर कुछ बातें। एफ ब्लॉक में सम्मिलित तत्व, एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं बच्चों। एक को कहा जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, ठीक है, ज्यादा हम इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। एक होती है लेंथेनाइड श्रेणी जिसकी शुरुआत होती है सीरियम 58 से, ओके, और जो जाती है ल्यूटीशियम Lu 71 तक। समझ में आया? 14 तत्व, बस आप इतना लिख लें, ठीक है। और दूसरी श्रेणी होती है बेटा एक्टिनाइड श्रेणी, जिसकी शुरुआत होती है बेटा थोरियम 90 से और जाती है बेटा लोरेंशियम 103 तक, 14 तत्व। टोटल 28 तत्व होते हैं एफ ब्लॉक में, 28 तत्व। हाँ जी, क्या मेरी बात समझ में? इतना समझ में आया? एफ ब्लॉक में सम्मिलित तत्व एक तो लेंथेनाइड श्रेणी बेटा और दूसरी एक्टिनाइड श्रेणी। ओके, जो लेंथेनम होता है ना आपका, ला हफ्ता, ला लेंथेनम, उस लेंथेनम के पश्चात सीधा आपने देखा होगा एचएफ आता था, ला हफ्ता। तो यहाँ पर 58 से डायरेक्ट सीधा 57 के बाद सीधा 72 आता था, तो 58 से लेकर 71 तक बेटा बीच में ला देते हैं। ये एफ ब्लॉक में आते हैं और ये आता है। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले सर एफ ब्लॉक का आवर्त कौन सा है, वर्ग कौन सा है वर्ग, ठीक है। एफ ब्लॉक का यहाँ पर ये जो लेंथेनाइड श्रेणी आती है बच्चा, ये आती है बेटा आपकी जो लेंथेनाइड श्रेणी है, ये आती है बेटा आपकी आवर्त संख्या 6 के अंदर, छठा आवर्त, 6th आवर्त। और ये आता है बेटा आपका 7वें आवर्त, ये 7वें आवर्त। क्लियर बच्चा? ओके, तो यहाँ पर इतनी बातें हमने देखी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले एफ ब्लॉक का वर्ग, एफ ब्लॉक कौन से वर्ग में आता है, तो आप कहना 3rd बी में आता है। स्कैंडियम वाला साइंस सुजुकी यामाहा लाओ एसी इसी में आता है, क्योंकि लेंथेनम के जस्ट बाद ये स्टार्ट होता है और वर्ग संख्या 4 में जो हाफ नियम आता है उससे पहले खत्म हो जाता है। 3 से शुरू हुआ, 4 से पहले खत्म हो गया, तो इनका वर्ग रहता है बच्चा 3। वर्ग संख्या 3 सबसे बड़ा वर्ग, इसको ध्यान रखना, सबसे बड़ा वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग ये माना जाता है, सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है बच्चों ये, ठीक है। वर्ग संख्या 3 ये आता है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा जो मैंने आपको बताया? बस इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ लोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा क्या आपको आवर्तों के बारे में पता चल गया? क्या आपको बच्चों यहाँ पर वर्गों के बारे में पता चल गया? क्या आपको यहाँ पर ब्लॉक के बारे में पता चल चुका है? ठीक है जी। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, इनके बारे में आपको पता लगने लग गया कि हाँ ये चीज इसमें। अब देखो ध्यान से यहाँ पर आवर्त की पहचान करना, आवर्त की पहचान करना यार, आवर्त की पहचान करना बहुत आसान है, ठीक है। आवर्त की पहचान करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। या सबसे पहले बच्चों आवर्त की पहचान करने में आपको थोड़ा आसान करवा देता हूं। आसान कैसे? आप ना पहले आप परमाणु क्रमांक की पहचान करना सीख जाओ। एक बार तुम्हें परमाणु क्रमांक पता लग गया ना, तो बाकी सारी चीजें फर्जी लगेगी तुम्हें, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर परमाणु क्रमांक याद करना, परमाणु क्रमांक की पहचान करना, जादुई संख्या, मैजिक नंबर्स। ये जादुई संख्या क्या होता है? यहां लिखा है बेटा जादुई संख्या, जादुई संख्या, ओके। तो इसकी मदद से बच्चों हम क्या करेंगे, किसी भी अज्ञात तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करेंगे। अगर आपको आवर्त सारणी याद है ना, तो सब कुछ आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत चीजें सही हो जाएगी आपसे खटाखट। तो देखो ध्यान से यहाँ पर परमाणु क्रमांक ज्ञात करना या परमाणु क्रमांक की पहचान करना कैसे संभव है, आइए जरा बात करें। हाँ, जैसे कि बात करें बच्चों यहाँ पर ध्यान समझना बेटा, यदि अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर वर्ग संख्या 1, वर्ग संख्या 1 के बारे में, तो वर्ग संख्या 1 में कौन कौन सा तत्व आता है? हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, फिर रुबिडियम आता है, फिर सीजियम आता है और नीचे नीचे फ्रांजीन भी आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
अरे क्या आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है बेटा? मुझे तो पता है, ठीक है, आपको पता हो या ना पता हो। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है बच्चा 19, इसका होता है बेटा 37, इसका होता है बच्चा 55, इसका होता है बेटा 57, सॉरी 87। अब देखो ट्रिक, मुझे ये बताओ बच्चा, क्लियर है? मुझे ये बताओ, 1 में कितना जोड़ूं कि 3 आ जाए? 2 + 2। 3 में कितना जोड़ूं कि 11 आ जाए? +8। 11 में कितना जोड़ूं कि 19 आ जाए? +8। 19 में कितना जोड़ूं कि 37 आ जाए? 18। 37 में कितना जोड़ूं कि 55 आ जाए? 18। और यहाँ पर 55 में कितना जोड़ूं कि 87 आ जाए? +32। तो बस यही है जादुई संख्या, 2 8 8 18 18 32। हाँ जी बच्चों, तो इसके लिए जो जादुई मैजिक नंबर है बेटा, तो यहाँ पर मतलब इसको यहाँ पे बस आपको ऊपर वाला पता होना चाहिए। आपको ये पता तो सब पता। आपको ये पता होना चाहिए वर्ग संख्या 1 का पहला तत्व कौन सा है। उससे अगर आप उससे आपको दूसरे आवर्त का निकालना है तो उसमें 2 जोड़ दो, तीसरे आवर्त में जाना है बेटा फिर 8 और जोड़ दो, चौथे आवर्त में जाना है 8 और जोड़ दो, 5 में जाना है 18 जोड़ दो, जोड़ते चलो अगले में फिर यहाँ पे छठे में जाओगे फिर 7 में जाओगे। खटाखट समझ में आया? आपको जैसे कि बात करते हैं पोटेशियम का निकालना है, तो पोटेशियम क्लियर है बच्चों? आपको या तो ट्रिक पता होनी चाहिए कि हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की चौथा आवर्त आया, खटाखट चौथा आवर्त आ गया, तो यहाँ पर दूसरे में जाते 2 फिर अगले में 8 फिर 8 खत्म आ गया। ऊपर वाले से नीचे जाना है, बस बात खत्म। सब निकाल लोगे, चुटकियों में निकाल लोगे मुन्ना। यही आपकी जादुई संख्या। ये जो नंबर्स है ना बेटा, इन्हीं को कहा जाता है मैजिक नंबर्स। ये जादुई संख्या। क्या मेरी बात क्लियर? जादू समझ में आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर वर्ग संख्या 2 एवं 18 के लिए, इनके लिए अलग जादुई संख्या। बस ये 2 हटा दो ऊपर से, काम खत्म। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम बात करें वर्ग संख्या 2 के बारे में, वर्ग संख्या 2 या सेकंड ए के बारे में, और यहाँ पर 18 या बेटा यहाँ पर 0 के बारे में। हाँ जी, तो इसके अंदर बच्चों देखो ध्यान से, इसके अंदर कौन कौन से तत्व आते हैं बेटा? बेरिलियम आता है, फिर यहाँ पर आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये आता है बेटा। ओके, तो देखो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, मैग्नीशियम का होता है परमाणु क्रमांक 12, इसका होता है बच्चा 20, इसका होता है बच्चा 38, इसका होता है बच्चा यहाँ पर 56 क्लियर बेटा, और इसका होता है यहाँ पर 88। अब देखो ध्यान से, अंतर कितने का आ रहा है, कितना जोड़ना पड़ रहा है मुझे बताओगे जरा? देखो बेरिलियम 4 में कितना जोड़ूं कि 12 आ जाए 8, मतलब 1 2 ऊपर वाला हट गया। फिर 12 में कितना जोड़ूं कि 20 आ जाए सर, वापस से 8 जोड़ दो। 20 में कितना जोड़ूं कि 38 आ जाए, 18 जोड़ दो सर। 38 में कितना जोड़ूं कि 56 आ जाए सर, 18 जोड़ दो जी। सर 56 में कितना जोड़ूं कि 88 आ जाए, 32 जोड़ दो जी। क्या 1 8 1 2 हट गया बस, और यही बच्चा वर्ग संख्या 18 के लिए है। जैसे कि देखो ध्यान से, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल करते हुए उसको हम सीखेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर आता है ना हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ओके, और एक नया ओग्नेसन, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, हीलियम का कितना है? 2 है, तो 2 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 10, 10 में बेटा 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 18, 18 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 36, 36 में 18 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 54, 54 में 32 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 86, और 86 में वापस से बच्चों 32 जोड़ दो 118। रिपीट होता रहता है, 8 8 18 18 32 32, क्लियर? तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो देखो ना ध्यान से, क्या यहाँ पर भी हमने ये ट्रिक लगाई, प्लस का 8 प्लस का 8 प्लस का 18 प्लस का फिर 18 प्लस का बेटा फिर यहाँ पर 32 और प्लस का फिर यहाँ पर 32, ठीक है, मतलब 2 कम हो गया, बस बाकी चलता जाएगा। इसमें 2 था, इसमें 8 8 18 32 आ जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये इनके लिए हो गया बच्चा। एक एक बात, एक एक पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। क्लियर? नेक्स्ट वर्ग संख्या। अब देखो वर्ग संख्या 13 से लेकर के 17 तक एक ट्रिक, क्योंकि आखिरी केस तो निकाल दिया हमने। अब वर्ग संख्या 13 से 17 तक, जैसे कि देखो ध्यान से, एक बचा हुआ 2 फिर उड़ा दो। देखो ध्यान से, इस मैजिक नंबर को बेटा मैं यहीं पे लिख देता हूँ यार। इसकी मैजिक नंबर बेटा 2 8 8 18 18 32, ओके। इसके लिए मैजिक नंबर बेटा 8 8 18 18 32, ठीक है। फिर 32 32 आया था भाई, फिर वो अलग बात है। 32 के बाद 50 50 फिर 72 72, लेकिन इतने अपने पास आवट नहीं है ना, तो हम उन तक जाएंगे नहीं, ठीक है जी। हमारे पास इतनी आवट नहीं है तो वहां तक जाते नहीं, तो बस अभी आप ये ध्यान रखो। अब देखो इसमें एक 8 और उड़ा दो, तो इनके लिए जादू संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? 8 18 18 32 32। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बच्चों? देखो ध्यान से बेटा, जैसे कि देखो ध्यान से, वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 13, तो वर्ग संख्या 13 के बारे में यदि बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आता है ना बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम और नियोनियम, ठीक है जी। देखो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5, 5 में 8 जोड़ना कितना आ जाएगा? 13, 13 में 18 जोड़ना बच्चा कितना आ जाएगा? 31, 31 में फिर 18 जोड़ना बेटा कितना आ जाएगा? 49, 49 में बच्चों फिर 32 जोड़ना कितना आ जाएगा? 49 और 32 कितना होता है? 49 और 32 होता है शायद 81, 81 आ जाएगा, और 81 में फिर 32 जोड़ना बच्चा, ओके, ये आ जाएगा बच्चा 113। क्या मेरी बात क्लियर है? एक एक बात, एक एक पॉइंट बच्चों आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहीं पर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये ना लगे कि यार ये मुझसे नहीं बन रहा है, मुझसे सब बन रहा है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? ओके, तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर वर्ग संख्या 14 के बारे में देख लो। वर्ग संख्या 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कहे सीताजी सुनो प्रभु, ओके, और देन Fn, फ्लोमोनियम, ओके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6, 6 में 8 जोड़ बेटा कितना आ जाएगा? 14, 14 में 18 जोड़ बच्चा कितना आ जाएगा बच्चा? 32 आ जाएगा। 32 में कितना जोड़? 18 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चा? 50 आ जाएगा। 50 में बच्चा कितना जोड़? 32 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चा? 82 आ जाएगा। 82 में वापस 32 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पर आ जाएगा 114। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ आया? बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा वर्ग संख्या 15 के बारे में, वर्ग संख्या 15 के बारे में, तो वर्ग संख्या 15 के बारे में अगर हम बात करें, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा एनसी। तो देखो ध्यान से, परमाणु इसका नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 में 8 जोड़ कितना आ जाएगा? 7 में 8 जोड़ 15 आ जाएगा। 15 में बेटा 8 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चा? सॉरी 15 में 18 जोड़ कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। 33 में बेटा 18 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा, ये 50 51 आ जाएगा, ओके। इसमें बेटा 18 जोड़ कितना आ जाएगा बच्चा? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18, सॉरी 32 जोड़ेगा, 32 जोड़ कितना आ जाएगा बेटा? 83 आ जाएगा, और इसमें जोड़ बेटा, इसमें जोड़ 32 कितना आ जाएगा बेटा? 115 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? ओके, तो क्या ये एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से यहाँ पर हम यहाँ पर क्या याद कर सकते हैं? 13 14 15 16 17 तक, इस तरीके से आगे भी हम याद कर सकते हैं। तो क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब 13 से लेकर 17 तक हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे ये 15 के लिए, फिर 16 के लिए, देन 17 के लिए आप इन्हें याद कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये है बच्चों यहाँ पर जादुई संख्या, जिनकी हेल्प से आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, वर्ग संख्या 16, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग संख्या 16 में ऊपर से 5वें नंबर पे जो तत्व आता है उसका परमाणु क्रमांक याद करो। ऊपर से 5वें नंबर पे जो तत्व आता है,
तो 5वें नंबर पे जो आता है पता नहीं है भैया, मैं पहले नंबर पे आता है ऑक्सीजन। अब 5वें नंबर पे मतलब एक तो ये हो गया, फिर यहाँ पर बेटा दूसरे पे आ जाएगा, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे आ जाएगा। ओके, तो बेटा 8 + 18 होता है यहाँ पर। इसमें ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। 8 में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 अंक जोड़ दो, ठीक है, तो आपके 5 स्थान वाला तत्व आ जाएगा। जैसे कि देखो ओम शांति से टी ओ, ये 5 आ गया। और फिर अभी कौन आया, लिवरमोरियम नया। तो देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, 8 में जोड़ा बेटा कितना 8, 8 में 8 जोड़ा कितना हो गया 16, 16 में बच्चा कितना जोड़ा 18 जोड़ा, कितना हो गया बेटा यहाँ पर 34 हो गया। 34 में बच्चा फिर 18 जोड़ा, कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पर ये 52 हो जाएगा। 52 में फिर बच्चा मैंने क्या जोड़ दिया 32 जोड़ दिया, कितना आ जाएगा ये बच्चा, ये आ जाएगा आपके पास 84 आ जाएगा। तो ये 5 होता है, तो ये 4 अंक जोड़ दो 5 आ जाएगा आपके पास। और अगर इसमें फिर वापस से 32 जोड़ देंगे बच्चा आप, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 116। इसी तरीके से वर्ग संख्या 17 को भी लिखी गया है। तो ओके, तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एस्टाटीन आता है और फिर नीचे आता है बच्चा यहाँ पर टेलेंसीन। तो देखो ध्यान से इसका, अब इससे पूछ लिया जाए छठा, तो छठे नंबर पे कौन सा आता है भैया, छठे नंबर पर तो ये आता है 7, सॉरी 9। 9 में जोड़ दिया बच्चों आपने कितना, 9 में जोड़ दिया 8, तो कितना हो गया यहाँ पर 17। 17 में बच्चों आपने जोड़ दिया बच्चा 18, तो कितना हो गया बच्चा 35। 35 में आपने फिर जोड़ दिया बच्चा 18, तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा 53। 53 में फिर जोड़ दिया आपने 32, तो 32 हो जाएगा बेटा 85। 85 में फिर जोड़ दिया 32, तो ये आ जाएगा बेटा 117। क्या मेरी बात समझ में? इस तरीके से आप पी ब्लॉक के लिए भी जादुई संख्या देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रही। समझ आया क्या? एक एक बात, एक एक पहलू आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कहीं पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर हमें समझ में नहीं आया। दोबारा से देखो लेक्चर को, वीडियो को दोबारा देखो, पोस्ट करके दोबारा देखो, आपको 101% समझ में आएगा। क्लियर बेटा? क्या ये बात समझ में? अब देखो ये हो गया वर्ग संख्या के बारे में। अब देखो ध्यान से, और अगर आपको वर्ग संख्या पता चल जाए ना, मतलब आपको परमाणु क्रमांक पता चल जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो तुम, सब कुछ बता सकते हो उसके बारे में। अब देखो ध्यान से यहाँ पर वर्ग संख्या 3 के लिए, वर्ग संख्या 3 के लिए, इसके लिए अलग से, वर्ग संख्या 3 के लिए अलग से, क्योंकि इसके बाद वर्ग संख्या 4 से 12 जो बचता है बेटा, उनसे पहले बीच में एफ ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर अलग। तो देखो ध्यान से वर्ग संख्या 3 सुजुकी, यामाहा, लाओ, एसी लिखा हुआ है हमने। तो देखो ध्यान से इसके लिए क्या कर दो, एक 8 और उड़ा दो यहाँ पर। ये जो एक 8 है बेटा, इनको भी उड़ा दीजिए, कितना बच जाएगा 18 18 32, 18 18 32, फिर आगे 32 चाहो तो आप इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चा 21। 21 में कितना जुड़ेगा 18 जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 39। 39 में फिर कितना जुड़ेगा 18 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 57। 57 में बच्चा 32 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ पर 89। क्या मेरी बात में, सॉरी 87। क्या मेरी बात नहीं है? ओके, ये बन गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर वर्ग संख्या 4 से लेकर के 12 तक, इनमें एक 8 और कम, मतलब 18 भी हटा दो एक और, तो इनके लिए आ जाएगा बच्चा 18 32 32, ठीक है। ये कोई भी उठा लो, कोई भी वर्ग उठा लो, इसका कोई भी उठा लो, आपके मन में पड़ा, जैसे कि आपके मन में आया, मेरे मन में ख्याल आया, मैंने फेरस पे गया, फेरुअस, ठीक है ना, ये आ गया उसका, ठीक बेटा। तो यहाँ पर देखो फेरस, आयरन, आयरन कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे, 26 में 18 जोड़, 26 में 18 कितना होता है बेटा, ये होता है 44। 44 में 32 जोड़ना जरा, 32 जोड़ना 66 76। क्या मेरी बात समझ में? ये बन जाएगा। कोई का भी निकाल सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो। मान तुम्हें कोबाल्ट वाला ग्रुप समझ में आता है, कौन रहेगा ईरान, ठीक है ना, कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। 27 में जोड़ 18, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। 45 में जोड़ बच्चा 32, कितना आ जाएगा ये 7, और यहाँ पे 77 आ जाएगा। कोई भी निकाल सकते हो तुम, कोई भी निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो जिंक, जिंदगी कैडबरी होगी, जिंक का कितना 30, 30 में जोड़ बच्चा 18, कितना आ जाएगा 48, 48 में जोड़ बच्चा 32, कितना आ जाएगा बच्चा 80। खत्म बात। कितना आसान है, कितना सिंपल है यार, तुम इनको ऐसे ही चुटकियों में कर लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या यहाँ पर वर्ग संख्या ज्ञात करने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बोलो बोलो बोलो, नहीं होनी चाहिए। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है बच्चा। एक एक बात, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, अच्छे से उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे और बात करते हैं यहाँ पर कुछ और बातें जो यहाँ एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके, तो बच्चों देखो ध्यान से, आज हमने क्या देख लिया, एक बार इनको देख लेना चाहिए, क्योंकि जल्दीबाजी आपके साथ नहीं करनी है। आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती दोबारा पूछिए बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने आवर्तों के बारे में देखा, क्लियर। यहाँ पर वर्गों का वर्गीकरण हमने किया, अच्छे से किया। यहाँ पर कुछ वर्ग मैंने लिए, उन वर्गों के बारे में आपको अच्छे से बताया। फिर उसके पश्चात ब्लॉक का वर्गीकरण किया कि भैया एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, उसके अंदर एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मैंने आपको बताया, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और डी ब्लॉक के तत्वों को ट्रांजिशन संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ओके, संक्रमण तत्व की परिभाषा क्या होती है ये बताया बच्चों मैंने आपको। ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ए ब्लॉक में कौन सी दो श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड श्रेणी है और एक्टिनाइड श्रेणी है, ये पता होना चाहिए। कुल तत्व 28 आते हैं, 14 में आते हैं बच्चा, क्लियर हुआ बच्चा। ओके, इनका परमाणु क्रमांक की पहचान कैसे की जाती है, आवर्त वर्ग संख्या कैसे देखते हैं, वर्ग संख्या बताओ आपको पता लगा लोगे, ठीक है। इनके लिए जादू संख्या ये, उसके लिए जादू संख्या ये, फिर देंगे फिर देंगे फिर देंगे। ओके, अच्छा अगर आपसे कहा जाए जादू संख्या किन्हें कहा जाता है, तो देखो ध्यान से इसकी परिभाषा भी लिख लो। क्या लिख दिया जादुई संख्या, मैजिक नंबर, जादुई संख्याएं। कोई बात नहीं, इनका यूज हमने पहले कर लिया, परिभाषा बाद में लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 8 8 18 18 32 को जादुई संख्याएं कहा जाता है, को जादुई संख्या कहा, बस को जादुई, ओहो जादू लिखा बार बार, जादुई संख्याएं कहा जाता है, जादुई संख्याएं कहा जाता है। इनकी सहायता से तत्वों का परमाणु क्रमांक ज्ञात किया जा सकता है, परमाणु क्रमांक ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है जी। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? क्या ये जितने पॉइंट मैंने बताया क्या वो सारे पॉइंट आपको समझ में आए? ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं 1 मिनट रिवीजन, वो तो हम देख ही चुके हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या देखा, किस तरीके से किया बच्चों। अब बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर क्विज। क्विज ओके, तो क्विज जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, बताइए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित है? बताओ जी, इस तत्व का ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक की पहचान करना बहुत आसान है, परिभाषा से पहचान हो जाती है। एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है? बताइए बच्चों, यह तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? एसपीडीएफ, बताओ बच्चों।
बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन। अब तो आपको लगता होगा कि हाँ अब हमें आने लग गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 55 वाला कहां से संबंधित होगा? परमाणु क्रमांक 55 किस ब्लॉक का है? एस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ का है? बोलो जी बोलो, कहां से है ये संबंधित? थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जल्दी कर लोगे इन क्वेश्चंस को, बहुत जल्दी से कर लोगे बच्चा। क्लियर? ओके, आइए बात करें दोनों क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों देखो ध्यान से, जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया जाए तो बाह्यतम कोश को देख लो। बाह्यतम कोश, ये इसका बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश n बराबर 4 और बाह्यतम उपकोश s। तो जो उपकोश है बेटा ये इसके ब्लॉक को बताएगा कि यह s ब्लॉक का तत्व है, और बाह्यतम कोश इसके आवर्त को बताएगा कि यह आवर्त संख्या 4 से संबंधित है। क्या मेरी बात समझ में? ओके, s ब्लॉक का तत्व है, आवर्त संख्या 4 है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग कर लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग, क्योंकि उदासीन इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। अगर आप इन सबका योग करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 29, ठीक है ना? 1 2 2 10 10 2 12 18 18 10 28 और 29, ठीक है? 29 ये आ जाएगा बेटा इसका जेड परमाणु क्रमांक। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आया? ओके, और ये जेड परमाणु क्रमांक 29 किसका होता है? कॉपर का होता है। कॉपर एक डी ब्लॉक का तत्व है। बहुत कुछ बता सकते हैं इनके बारे में। परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व कहां मिलेगा? परमाणु क्रमांक 55 वाला तत्व, परमाणु क्रमांक 55 देखो ध्यान से, बहुत आसान है बच्चों। क्लियर है? परमाणु क्रमांक 55 के आसपास कोई अक्रिय गैस ध्यान है तुम्हें? जिनोन, जिनोन का परमाणु क्रमांक होता है 54। ओके 54, इसके जस्ट घूम करके बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा बच्चों आपका 55। ओके, कहीं ना कहीं इसके जस्ट बाद आएगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा भाई। जिनोन तक तो 54 है, फिर घूम करके उधर ही आता है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर इस ब्लॉक का पहला हली ना की रब से फरियाद, इसका कितना होता है? 1 इसका होता है, 3 इसका होता है, 11 इसका होता है, 19 इसका होता है, यहाँ पर 37 इसका होता है, 55। ट्रिक से फटाफट हो गया, एस ब्लॉक का खत्म। बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने आवर्त सारणी का विकास, ये तो पहले ही देख लिया था। ओके, आवर्त का आज के लेक्चर में हमने ये देखा बच्चों, यहाँ पर आवर्त वर्ग एवं ब्लॉक का वर्गीकरण किया। ओके, और दूसरी बात बच्चों हमने ये देखी, कि जादुई संख्या क्या है? जादुई संख्या ये देखी। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे बच्चों? अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे थोड़े अन्य टॉपिक, जैसे कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट, एक परिलक्षण प्रभाव। ओके, और वो टॉपिक जो आज हमारे छूट गए हैं उनको अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। ओके, तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।